ऋषभ पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और हमारे साथ आज फिर दोबारा पीड़ित अधिवक्ता जो हैं जालौन के विकास श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास साहब आपका। नमस्कार सर। और सभी दर्शकों को मेरा जी, नमस्कार। मैं विकास नमस्कार। श्रीवास्तव एडवोकेट। तो केस आपका कहाँ तक पहुंचा है? अभी एससी एसटी का जो आपके ऊपर केस दर्ज हुआ था उस पर आपने कहा था कि ये झूठा केस है, तो उसको लेकर के अभी तक अधिकारियों की क्या पहल है और क्या प्रक्रिया जो है आगे जो है वो किस तरह से केस को आगे जो है घुमा रहे हैं? जी। जी सर, इस पे आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अपराध संख्या 49/2023 थाना कोतवाली कोंच जिला जालौन में मेरे खिलाफ फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। और इसको लेकर सर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ, मैं बता सकता हूँ, और जो भी विधि के जानकार होंगे या जो भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो समझ सकते हैं कि घटना के संबंध में महत्वपूर्ण स्थान घटना स्थल होता है। और इस मामले में आपको मैंने कागज भेजे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जी। FIR का घटना स्थल और विवेचना में जो अब घटना स्थल बताया जा रहा है, दोनों डिफरेंट है। और ऐसे मामलों में मेरी कई जी। पुलिस के जानकार अधिकारियों से भी बात हुई, तो उनका कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस मामलों को स्पष्ट कर देती है घटना स्थल बदलने में। लेकिन ये पहला मामला देख रहे हैं जो भूमाफियाओं को संरक्षण देने के चक्कर में ऐसे फर्जी मामले में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है, पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है। और मैंने आपको भेजे हुए हैं, मेरे साथ क्षेत्र के 7 संभ्रांत व्यक्तियों ने एफिडेविट दिए हुए हैं कि जिस जगह की घटना पहले बताई गई थी और अब बताई जा रही है, दोनों जगह उस समय विकास श्रीवास्तव मौजूद नहीं थे। लेकिन जी। भूमाफियाओं के प्रभाव में पुलिस किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है और टोटल फर्जी कार्रवाई करके अर्जन एक्ट की मुझे जेल भेजने की फिराक में है। और मैं लेकिन आपके आपसे बारे में जो फैलाया जा रहा है कि आप गुंडागर्दी करते हैं, आप ये करते हैं, तो उस पे आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि मैं अधिवक्ता हूँ, साथ में RTI एक्टिविस्ट भी हूँ और स्वतंत्र पत्रकारिता भी करता हूँ। और मैंने, जी। जैसा कि इस मामले में भी मैंने आपको बताया है कि भूमाफियाओं पे कार्रवाई कराई है, 13 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क चोरी का जमा कराया है और एक ज़मीन उनकी राज्य सरकार को दिलाई है। ऐसे ही पहले भी नगर पालिका परिषद पहुँच के भ्रष्ट कार्यकाल में मैंने कार्रवाइयाँ कराई हैं और अधिकारियों के भांडे फोड़ दिए हैं। इसको लेके मेरे खिलाफ पहले भी फर्जी मुकदमे लिखाए गए। लेकिन जी। मुकदमा लिखाना और एक निष्पक्ष जाँच होना 2 पहलू अलग-अलग हैं। जो ये कहते हैं कि मैं गुंडागर्दी करता हूँ, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि साबित करते कि मैं गुंडागर्दी करता हूँ। जैसा कि आज जी। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया गया, आज लेकिन अधिकारियों में सुनवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले भी मुकदमे लिखाए गए, लेकिन खुद पुलिस ने ही अपनी जाँचों में FR लगाई है कि मामले गलत लिखाए गए। तो इसको जी। कैसे कह सकते हैं आप ये कि मुकदमे जब गलत जालौन तो पुलिस को पुलिस ने। लेकर के क्या कहेंगे? आपकी जो वहां पर आपकी जो वर्तमान समय में मदद, वहां पर जिलाधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक सुनवाई नहीं कर रहे हैं, या जांच अधिकारी उसमें जो है जांच देर से कर रहे हैं अथवा निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं? आपका जो SC ST वाला जो केस है। जी। मैं आपको बताना जांच चाहूँगा अधिकारी कि दो दो मैंने, बदले गए या एक ही जांच अधिकारी ने दो दो जांचें जो है अपनी अलग अलग की हैं? एक ही जांच अधिकारी ने? एक जी। ही जाँच अधिकारी हैं जो दोनों दोनों बातों को एक ही जाँच अधिकारी जाँच कर रहे हैं, क्षेत्राधिकारी पहुँच शैलेंद्र कुमार वाजपेयी जी। और इस मामले में मैंने पुलिस अधीक्षक जालौन स्थान उरई को पहले से भी प्रार्थना पत्र दी है। मुझे अक्टूबर माह से धमकियाँ मिल रही थी। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ सर कि मैं पहले से लिख दूँगा। मैंने जो-जो बातें लिख के अपने प्रार्थना पत्रों में अक्टूबर से दी हैं, जी। वो आज जी। जी। भी आपके सामने, वो भी आज आपके सामने सारी चीज़ें हैं। और उन्हीं लोगों के हाथ षड्यंत्र से ये सब कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा, मैंने एक आपको रिकॉर्डिंग भेजी हुई है। आप जी। अगर उसे प्ले करेंगे तो शायद उससे आपके सामने कुछ स्थिति स्पष्ट हो सके। हम्म। नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसके पहले मैं ये भी आपसे सुनना चाहूँगा कि वहाँ पर जो अभी केस दर्ज होने के बाद में जो आगे की जो कार्यवाही है, वो कहाँ तक पहुँची है? क्या कहना है? उन्होंने जाँच रिपोर्ट अपनी सबमिट की है अथवा नहीं की है कोर्ट में? जी। ये जाँच रिपोर्ट तो सबमिट नहीं की गई है, लेकिन मुझे जानकारी हुई है कि भूमाफियाओं से मिलके पुलिस ने चार्जशीट को तैयार कर दिया है।
और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और जी यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि पुलिस का कहना है कि ये स्वतंत्र व्यक्ति ने आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया है, ये भूमाफियाओं के द्वारा नहीं लिखाया गया है। लेकिन जी मैं आज भी कहना चाहूंगा, मैंने आपको एक गाड़ी का ऑडियो वीडियो भेजा हुआ है, हम्म जो जी गाड़ी में गाड़ी का नंबर दिख रहा है, ये भूमाफिया संजय दत्त मिश्रा के पार्टनर जितेंद्र कुमार गुप्ता और जीतू की गाड़ी है, जो जी क्षेत्राधिकारी के यहाँ जाती है हम्म पैरवी में। जी दूसरा, जी मैं पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि क्षेत्राधिकारी कोंच के यहाँ कार्यरत सुरेंद्र कुमार यादव दीवान जी जी की और जितेंद्र कुमार गुप्ता की सीडीआर रिपोर्ट निकाल ली जाए। तो जितेंद्र कुमार गुप्ता और सुरेंद्र यादव बाबूजी की लगातार इस मामले को लेकर बातें होती हैं, जिससे भी ये स्पष्ट होता है कि इन लोगों की कार्यशैली से ही ये हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा भूमाफियाओं के सारे को लिखाया गया है और उसमें जी कार्रवाई की जाए। जी एक पत्र आपका जो है वो उनके द्वारा भी आया है, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ से भी जो है कार्यवाही के लिए आया है, वो क्या है? जी सर, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रार्थना पत्र दिया था कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ फर्जी लिखाया गया है, इसमें हम्म, सीडीआर रिपोर्ट निकलवा ली जाए और टावर लोकेशन निकलवा ली जाए। तो स्पष्ट हो जाएगा कि जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है, उस दिन ये व्यक्ति मौके पर था ही नहीं और ना मैं जी वहां पर था जहाँ की घटना बताई जा रही है। जी लेकिन अब चूंकि पुलिस ने टोटल मन बना लिया है फर्जी कार्रवाई करने के लिए, तो उप मुख्यमंत्री जी के प्रार्थना पत्र, मेरे प्रार्थना पत्र के साथ आए हुए मुख्यमंत्री जी के लेटर को भी नकारा जा रहा है। अभी तक सीडीआर रिपोर्ट नहीं निकलवाई गई। नहीं, बिल्कुल स्क्रीन पर भी जो है मैं उसे दिखा पा रहा हूँ कि ये जो है केशव प्रसाद मौर्य जी के पास के द्वारा जो लेटर आया है कि सीडीआर रिपोर्ट में आखिर तकलीफ क्या है, क्या ये जिन माफियाओं को बचाने की तैयारी चल रही है, अगर नहीं चल जी रही है तो आप बिल्कुल। निष्पक्ष आप जांच कर दीजिए। जी मैं इसके लिए निष्पक्ष जांच के लिए लगातार मांग कर रहा हूँ और मैंने मेन चीज जो होती है सीडीआर रिपोर्ट, मैं किसी का आपका किसके संबंध है क्या है, ये सीडीआर रिपोर्ट ही क्लियर करेगी। लेकिन पुलिस निष्पक्ष जांच को नकार रही है और नहीं, लेकिन एक डिप्टी इसमें सीएम के द्वारा लिखे गए पत्र को भी अगर नहीं मानना भी तो एक तरीके से अवहेलना है, और लगता है कि डिप्टी सीएम से ऊपर हो गई है क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस? उत्तर प्रदेश जी में बिल्कुल जांच सर, आप अधिकारी देख जो जी आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी माफियाओं को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, वहीं पर वर्तमान समय में जालौन की पुलिस भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है और उनको बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज को आपके सामने पेश ना कर रहा हूँ, मैं सारे कागजात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये जी कार्यशैली अक्टूबर 2022 से मेरे खिलाफ अपनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन निवर्तमान पुलिस अधीक्षक रवि कुमार जी के समय पे सारी बात उनके संज्ञान में लाई गई, उन्होंने उसको जी देखा गंभीरता से। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ नए पुलिस अधीक्षक महोदय इराज राजा जी ने चार्ज संभाला, वहां से स्थितियां गंभीर होती चली गई हैं और जी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहे हैं पुलिस विभाग और भूमाफियाओं के बीच में जो मजबूत कड़ी बनने की भूमिका निभा रहे हैं, वो इस समय सदर कोतवाल शिव कुमार सिंह निभा रहे हैं, जो करीब हम्म, 1.5 साल से ऊपर से एक ही कोतवाली सदर कोतवाली का चार्ज लिए हुए हैं और जी इनको लोकल के सत्ता पक्ष के ही किसी का समर्थन प्राप्त है, जिसकी वजह से ये जी टोटल सरकार की छवि खराब करने का काम करते जी हैं। लेकिन और यदि लगातार एक थाने में होना तो गलत बात नहीं है, लेकिन जो केस इनके जिस तरह की जांच है उससे आप असंतुष्ट है, आपको लगता है कि ये जो है यहाँ लोगों की मिली भगत से जो है ये आपके सर ऊपर मैं दबाव भी बना रहे हैं, तो संतुष्ट, आपने इनके ट्रांसफर के लिए नहीं लिखा, आपने शिकायत नहीं इनकी की? मैंने सर आपके सामने सारे प्रार्थना पत्र भेजे हुए हैं और मैं जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं ही नहीं, मैंने जो आपके सामने बात रखी है कि घटना स्थल बदल के आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी की जा रही है, वो मात्र इस जी वजह से कि जहां पहले की घटना बताई गई है वहां पे वीडियोग्राफी हुई है, वहां की हम्म वीडियोग्राफी है, पूरे वीडियो में कोई घटना नहीं है। हम्म तो आपको कार्रवाई करनी ही है, तो आपने घटना स्थल बदल दिया है। मैं कहना चाहूंगा आप चाहे तो किसी भी विधि जानकार को या किसी भी पुलिस अधिकारी को जोड़ सकते हैं जिन्होंने विवेचना के मामले में जानकारी हो, तो आपके सामने जी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी कि कभी भी घटना स्थल चेंज नहीं होता है जी और इस मामले में महत्वपूर्ण बात यही है कि घटना स्थल बदल के कार्रवाई की जाए।
आपका जो ये केस है वो कौन इस समय हैंडल कर रहा है? कोई अधिवक्ता है या आप स्वयं अपने केस को हैंडल कर रहे हैं? मैं इस समय मेरी हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेंडिंग है और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता अच्युत जी इसको हैंडल कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि अगली बार वो जुड़ें और इस केस पे हमें तमाम जानकारी भी दें कि कहाँ तक केस पहुँचा है, और इसमें अगली बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा चैनल की तरफ से कि उन मैं अधिकारियों से आप भी जवाब माँगा जाए जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं। उन अधिकारियों से भी पूछा जाए जो संरक्षण दे रहे हैं और आखिर जाँच नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर लगातार समाज सेवा करेगा, आरटीआई दाखिल करेगा, तो सीधी ज़ाहिर-सी बात है कि उसके ऊपर झूठे और सही केस वो तो दर्ज करवाए जाएँगे। केस दर्ज होने से ना तो कोई अपराधी हो जाता है, अपराधी तभी होगा जब जज साहब कहेंगे कि अपराधी है, उसको जो है अपराधी माना जाएगा। केस दर्ज होने भर से अगर कोई अपराधी हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कि कोई राजनेता बाहर खुला नहीं घूमेगा, सारे के सारे अंदर होंगे, कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं आएगा, सबके सब शिकायत भर से अंदर हो जाएँगे क्योंकि अपराधी हो जाएँगे ना, शिकायत भर से। जी, जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पुलिस का बिल्कुल। एक रवैया आप और देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि केस लिखने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाएगा। जो जी, मेरे खिलाफ आपको बताया गया कि इनके गुंडई करते हैं, पहले से मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों में पुलिस ने खुद एफआईआर लगाई हुई है और मामलों को गलत पाया है। लेकिन वर्तमान समय में पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने के लिए उनकी एफआईआर तो दिखाती है कि इनके खिलाफ पहले से हुँ, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन ये बताती हुँ, नहीं है कि विवेचना में क्या परिणाम पाए गए। क्योंकि पुलिस इस समय जी, अपना मन मन का जो उनका उद्देश्य है, वो पूरा करना चाह रही है कि किसी तरीके से इनको जेल भेजा जाए भूमाफियाओं के संरक्षण में से, जी, साठ-गांठ से। तो केवल उस चीज़ को तो दिखा रही, लेकिन उनका परिणाम क्या है, अब वो अधिकारियों को बताने में संकोच कर रही है। जी। और मैं आपसे बिल्कुल, गुज़ारिश देश में करना चाहूँगा न्यायपालिका कि है, कार्यपालिका है जो अपना काम जो है कर रही है, तो उसमें जो है इनको अभी तक इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की, तो यही दर्शाता है कि रवैया कि अब तक आपको जो है केस और आगे ले जाना चाहिए था, निष्पक्षता से जाँच जो है करनी चाहिए थी, ना कि किसी व्यक्ति के पिछले केस दिखाना या अगले केस दिखाना। उसके पिछले केसों से भी तय नहीं हो जाता कि उसका अगला जो कृत्य है वो वैसा है, या फिर उसने जो पिछले केसों में जो दर्शाया है पुलिस ने, वैसा ही जो है आगे के केसों में है। क्योंकि आपके ऊपर शायद ये पहला ही एससी-एसटी का है मुकदमा। जी सर, इससे पहले भी मेरे खिलाफ एक एससी-एसटी का मुकदमा लिखाया गया था। वो भी मैंने आपको बताया कि मैंने पहले 2012 से 2017 के बीच में नगर पालिका परिषद पहुँच में भ्रष्ट कार्यकाल का विरोध किया था लेकिन और वहाँ सुप्रीम पे कोर्ट के खुलासा इतने सख्त आदेश के बावजूद भी उन्होंने कहा कि ऐसे किसी को आप नहीं लिख सकते, जिसको जो व्यक्ति जानता ही नहीं है, वो क्या उसकी जाति पता करके उसको जाति सूचक शब्द बोलेगा? गाली-गलौज जी, करना एक अलग धारा है, अगर ऐसा कुछ पाया भी जाता है, तो उसमें अलग धाराएँ लगे ना कि आप एससी-एसटी किसी के ऊपर ठोक देंगे। हम जिसे जी जानते ही सर। नहीं, अगर उसके साथ हमारी मारपीट हो जाए, हमारा उसके साथ में कुछ भी हो जाए, तो वो एससी-एसटी केस नहीं बनता है। हम जिसे जी, जानते नहीं है, वो एससी-एसटी केस कैसे हो गया? जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय जी, सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं में और खुद एक्ट में ये चीज़ कही गई है कि जब तक ये साबित नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तब तक एससी-एसटी हुँ, एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन इस जी, मामले में मैंने पुलिस को शपथ पत्र भी दिया है कि इस व्यक्ति को मैंने कभी देखा तक नहीं है। अब आप स्वयं हुँ, सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति को मैंने देखा नहीं है, उसकी जाति और बिरादरी मुझे कहाँ से मालूम होगी। लेकिन पुलिस बिल्कुल, केवल और केवल फर्जी कार्रवाई करने के चक्कर में किसी चीज़ को सुनना नहीं चाह रही है और क्षेत्राधिकारी कोंच के यहाँ नियुक्त सुरेंद्र कुमार यादव जी, इनके पास मेरे शपथ पत्र, मेरे और मेरे साथ 7 अन्य लोगों के शपथ पत्र भी पहुँचे हैं। उनका कहना है कि मैं किसी भी शपथ पत्र को विवेचना में शामिल नहीं करूँगा और ना ही मैं जी। कोई बात सुनने को तैयार। जी। नहीं, विवेचना में वो शामिल नहीं करेंगे, आपके लिए कोर्ट तो रास्ता एक है ही, कोर्ट के माध्यम से, और आप अधिवक्ता भी हैं, तो आपको पता है कि कोर्ट तो सुनेगा ही। कोर्ट जब इनकी फटकार लगाता है और जब इनको डाँटता है, इसी कारण इनको डाँटता है क्योंकि ये अपनी ड्यूटी सही नहीं करते। ये इनको भी मालूम होता है और कोर्ट को भी सही तरीके से मालूम होता है। मैं और फिर मैं इनके साथ जो है दिल्ली जैसे भी कांड फिर होते हैं, क्योंकि अधिवक्ताओं के ऊपर जो है अगर इस तरीके से केस और चीज़ें अगर होती हैं, तो फिर दिल्ली भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि दिल्ली में क्या हुआ था, ये पता है, पूरे देश की पुलिस को पता है और दिल्ली की पुलिस को तो खास करके अभी तक भूले भी नहीं होंगे, कि अधिवक्ताओं ने क्या किया था। अगर कोर्ट बंद हो जाएगा तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके लिए
खड़ा हो तो वकील, अरे जज को भी कभी कभी वकील करना पड़ता है, वकील तो वो चीज है। तो बात ये है कि जज साहब भी जब वकील करते हैं, आप भी वकील करते हो, तो आपको ये नहीं है कि अगर वो गलत कहीं पर हैं तो आप बिल्कुल, अगर दोषी कहीं पर पाए जाते हैं तो उनको आप जेल भेजिए, लेकिन न कि आप पुराने केसों को दिखाइए। आप ये बताइए कि नहीं, ये इनके ऊपर तो पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो आप किसी, बहुत सारे पुलिस वालों पर भी तो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, घूस लेने के मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या उसकी वर्दी उतार दी जाती है? नहीं। क्या उसको प्रस्तुत किया जाता है कहीं पर कि ये वाला पुलिसकर्मी है कि इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, इसके ऊपर पहले से ही चार्ज ही है? तो क्या ऐसा कुछ होता है? तो आपने कोई मांग की, आपने आपने जो आईओ आपकी जांच कर रहा है, उस आईओ का आपने रिकॉर्ड मंगवाया कि इसके ऊपर कोई केस वेस वगैरह है कि नहीं है? कुछ ऐसा तो है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती भी होगी। जी। मैंने आरटीआई से कुछ सवालों के जवाब मांगे हुए हैं जो अभी हमें उपलब्ध नहीं जी। कराए गए हैं। जी। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जी। आपने जैसा कि कहा कि कोर्ट तो सब देखेगी, लेकिन कोर्ट सब देखती है, लेकिन कोर्ट के देखने का स्टेज एक आपकी रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आता है। लेकिन एक आपकी रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट दाखिल करने से अगला व्यक्ति कितना स्ट्रगल करता है, कितनी प्रभावित होता है, परेशानियों बिल्कुल। नहीं, परेशानियों का वो सामना बिल्कुल। करता है। जी। आपको ये याद नहीं, रखना लेकिन चाहिए लेकिन कि आप लेकिन जब 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 केस ये दिखाए जाते हैं कि एक अधिवक्ता होकर के उसके पुराने रिकॉर्ड देखे जाएं, तो एक जांच अधिकारी के पुराने रिकॉर्ड क्यों नहीं देखे जाएं? क्या उस पर कभी ऐसा तो कोई ब्लेम नहीं लगा है कि वो कहीं घूस उसने खाई हो? कहीं ऐसा तो ब्लेम नहीं लगा कि उसने गलत रिपोर्ट कभी जीवन में बनाई हो? तो उसकी भी तो जांच पता होनी चाहिए। नहीं, जो हमारी जांच कर रहा है वो कैसा है, ऐसा नहीं है, ईमानदारी का सर्टिफिकेट है कि नहीं है? हम अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर दे रहे हैं, वो हमारी ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अधिकारियों के सामने हमारी जो है वो छवि अगर बना रहा है, बता रहा है, केस कोई और है और दिखा किसी और में रहा है, तो ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी जो है ये बनती है कि हमें भी तो पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ में इस केस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जहां आप तो निष्पक्ष जांच चाह रहे हैं कि ईमानदारी से इसमें जांच हो जाए, जो चीजें हम चाह रहे हैं वो उपलब्ध करवा दी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कहाँ कुछ रखा है? अगर बिल्कुल हम मैं शपथ पत्र दे रहे हैं, एक शपथ पत्र आपको, आपसे ही मैं जानना चाह रहा हूँ, पीड़ित भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, एक शपथ पत्र कितना मायने रखता है कोर्ट के लिए? अगर वो शपथ पत्र लगाया जाता है, झूठा पाया सर, जाता है तो कितना मायने रखता है? शपथ पत्र कितना मायने रखता है एक केस में? जी। एक शपथ पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कोर्ट में देखा जाता है, और शपथ पत्र फर्जी पाए जाने पर इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और शपथ पत्र ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गलत बात को शपथ पत्र में प्रमाणित करके दे देंगे, तो ये जिम्मेदारी शपथ पत्र देने वाले की होती है, क्योंकि शपथ पत्र गलत पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जी। और शपथ पत्र तो आपने ऐसा देखा क्यों होगा कि जो है? अधीनस्थ जी। जी। आपने देखा भी होगा, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो या माननीय उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, आप कोई भी मामला दाखिल करते हैं तो उसके समर्थन में शपथ पत्र देना पड़ता है। तो इससे ये लेकिन शपथ पत्र स्पष्ट है से कि क्यों, इतना डर क्यों है जांच अधिकारी को, या फिर जो जो आईओ आपके हैं उनको डर क्यों है इस चीज का? शपथ पत्र क्यों दाखिल नहीं कर रहे हैं? ये तो आपके ऊपर, और कल को झूठ पकड़ा जाता है तो आपके खिलाफ और कैसे इनका मजबूत होगा? और फिर जी बाकी के बिल्कुल लोग भी सर। जब लगा रहे हैं तो उनको क्या समस्या है? इसकी समस्या ये है कि जहां पर घटना बताई जा रही है, और इस मामले में जो गवाह बनाए गए हुए हैं वो मौके के गवाह नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थाना कोंच में घटना लिखाई गई है और थाना कोंच की घटना दिखाई जा रही है, लेकिन रिपोर्ट लिखाने वाला उरई का, यानी कि 30 किलोमीटर दूर का है। और सारे गवाहान जी। भी जो इसमें घटना के बताए जा रहे हैं वो भी सारे उरई के हैं। और जो शपथ पत्र हम्म। दिए गए हैं वो मौके के लोगों ने दिए हैं, जो जहाँ की घटना बताई जा रही है। अब अगर आप उन हम्म। शपथ पत्र को विवेचना में शामिल करते हैं तो घटना सारी आपके सामने स्पष्ट है कि ये फर्जी है। लेकिन जो पहली और इन्होंने आपको रिपोर्ट बनाई थी, जो 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 पहली कंप्लेन या एफआईआर है, एफआईआर में घटना इन्होंने बदली है या कंप्लेन से कंप्लेन टू एफआईआर, मतलब जो कंप्लेन से एफआईआर की तरफ जब इनका प्रोसेस हुआ है तब वो बदला गया है घटना स्थल? ये सर घटना बदली है इन्होंने विवेचना में, जैसा कि मैंने आपको विवेचना में बदली अंडरलाइन है? कर। जी मैंने हाँ, आपको नहीं, लेकिन एफआईआर में नहीं बदली है, एफआईआर में नहीं बदली है ना? एफआईआर का वर्जन कुछ और बोल रहा है, मैंने आपको भेजा हुआ है कि ओके। आप नहीं, एफआईआर का देखेंगे। जब वर्जन कुछ और बोल रहा है तब तो विवेचना अधिकारी को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जो व्यक्ति है।
या तो अगर खुद जी बदल रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कोर्ट को कि हम बदल रहे हैं इतने जी पैसे बिल्कुल लेकर के, सर, आप ऐसे या फिर इस मामले दबाव में में यहाँ बदल रहे पे हैं। नहीं, ऐसे जो आप मामले आरोप में लगा रहे हैं अगर ऐसा कुछ है। जी। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जहाँ पर एफआईआर का वर्जन और घटना स्थल दोनों बदल गए हैं, तो ऐसे मामले हुँ। में विवेचक महोदय को मामलों को स्पंज करके रिपोर्ट लिखाने के खिलाफ 182 की कार्रवाई संज्ञान में लानी चाहिए कोर्ट को। लेकिन तो यहाँ आप पर अपने आप को पीड़ित ये करके दिखा रहे हैं और इस पर उसका फिर अलग बयान जो है दर्ज करवाया गया होगा। कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि कोर्ट में अभी एफआईआर के आधार पर ही विवेचना होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, लेकिन चूंकि कोर्ट विवेचना में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इस वजह से कोर्ट के संज्ञान में ये मामला तो लाया गया है, लेकिन जब हुँ। तक विवेचना प्रचलित है, जब तक कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसका लाभ उठाया हुँ। जा रहा है। बाकी मैंने इन सारी अच्छा। चीजों बाकी मैंने इन सारी चीजों को पुलिस अधीक्षक महोदय और समस्त उच्च अधिकारियों को, साथ में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को भी भेजा हुआ है। चलिए, जाँच का और विषय है और इसमें जाँच जो है कोशिश तो यही रहेगी और हमारे अधिकारियों से अपील भी है चैनल के माध्यम से कि आप जो है जाँच में निष्पक्षता बरतें, क्योंकि किसी के भविष्य को दाँव पर भी आप लगा रहे हैं। ऐसे में आप ये देखें कि आप एफआईआर के आधार पर ही कर रहे हैं। एक व्यक्ति आपसे झूठ लगातार बोल रहा है या वो आपको गुमराह कर रहा है, तो आपके ऊपर भी जो है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कितने सही और गलत साबित होंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि न्याय सभी के साथ हो। केवल मैं आरोप भर से आपसे ना तो कोई दोषी हो जाता है, ना वो आरोपी हो जाता है। अगर वो पीड़ित हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए और अगर ये पीड़ित है, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। तो दोनों चीज़ों में जब निष्पक्षता के साथ में आप किसी केस को आप ऐसे अगर डाइवर्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि एक एससी-एसटी केस में कितना पैसा दिया जाता है और कब तक दे दिया जाता है? अगर कोई व्यक्ति एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज करवाता है, तो कितने दिन में उस पीड़ित को या उस विक्टिम को, जो वो अपने आप को विक्टिम दर्शाता है, तो उसको पैसा जो है सरकारी खजाने से निकाल के कितना दिया जाता है? 40,000 से 5 लाख तक की राशि बताई जाती है एससी-एसटी में। तो इस केस में जी सर, कितना पैसा दिया गया होगा? इसमें अभी तक उसको 50% का भुगतान कर दिया गया होगा। मतलब 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए नहीं, करीब इस मामले को जिस हिसाब से मामला बनाया गया, उस हिसाब से 1.25 लाख रुपए उसको मिलना चाहिए। तो सवा सवा लाख लाख रुपए का रुपए। मतलब 60-62 हजार रुपए उसको कल प्राप्त को होंगे। अगर ये केस झूठा हो जाता है, 1.25 लाख का जी भुगतान सरकारी खजाने से हो गया है, कल को अगर ये केस झूठा हो जाता है, क्योंकि आपने तमाम केस अभी तक लिए भी होंगे, खुद भी आपने लड़े होंगे। तो ऐसे में क्या वो राशि वापस करनी होती है या फिर जुर्माने के साथ वापस करनी होती है या फिर क्या तरीका है उसका? जी, अभी करंट में माननीय उच्च न्यायालय में 482 की सुनवाई के दौरान एक मामला फर्जी पाया गया था। अभी करंट की अप्रैल हुँ, की ही बात है। तो हुँ, ये मामला जब फर्जी पाया गया और कोर्ट ने पाया कि ये मामला फर्जी लिखाया गया था और इसमें फर्जी तरीके से आरोप पत्र दाखिल किया गया है, तो कोर्ट हुँ। ने डायरेक्ट किया था कि इस व्यक्ति को दी हुई जो धनराशि है, जो राज्य सरकार ने इसको दी है, वो इससे वापस ली जाए। तो लेकिन उसको उसके साथ में वापस जुर्माने दिलाने सहित का वापस ले जाने का प्रावधान है या केवल धनराशि लेने का प्रावधान है? वैसे तो अगर कोर्ट चाहे तो मैं ब्याज के वापस ले सकती है, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने केवल धनराशि जो भुगतान की गई थी उतनी वापस लेने के लिए आदेश दिया। हुँ। वैसे जुर्माने के साथ वसूली जानी चाहिए और जेल भी कम से कम तो 5 साल 10 साल होनी चाहिए, ऐसे लोगों को। जी, मैंने अगर आपको ऐसा कुछ बताया होता तो है, इस सर पर आप एक क्या कहेंगे? जो मैंने आपको बताया, मैंने जो एक रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, जी। उस रिकॉर्डिंग को आप अगर प्ले करेंगे तो देख लीजिएगा कि पूरा मामला आपके सामने भी स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, इधर से प्ले नहीं हो रही है, अगर आप अपने मोबाइल से उधर से आप सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। जी सर, मैं प्रयास करता हूँ आपको सुनाने का। जी। आपने सुना होगा जैसा कि मैंने आपको सुनवाया है। जी।
ये जो ऑडियो में आवाज थी, एक आवाज है सौरभ कुमार अग्रवाल की, दूसरी आवाज है जितेंद्र कुमार गुप्ता और जीतू की। जैसा कि जी। मेरे प्रार्थना पत्रों में मैंने बताया है कि जितेंद्र कुमार गुप्ता और जीतू मुझे लगातार अक्टूबर माह से जुटे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे थे। हम्म। ये दूसरी आवाज जी जितेंद्र कुमार गुप्ता की ही थी, जो स्वयं एक लोगों से बातचीत करते हुए स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी मारपीट वगैरह जो कुछ हुई है वो ब्रजेश पस्तोन ने की है। जी। और ये सारी रिकॉर्डिंगें मैंने पुलिस को भी उपलब्ध कराई हुई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जी। लेकिन और दूसरा निष्पक्ष जांच में आरोप आपके ऊपर ये आ रहा है कि आपके पक्ष में सभी लोग हैं, उनके पक्ष में नहीं है, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। ये भी जो है चीज सामने आ रही है। तो इस पर आप क्या यदि कहेंगे? आपकी तरफ पुलिस है, आपकी तरफ कोर्ट है, आपकी तरफ सभी लोग हैं। जी। यदि पुलिस मेरी तरफ होती, पुलिस मेरी बात सुन रही होती, तो मैं आपके सामने दोबारा से ना आया होता, अभी तक मामला निपट गया होता। निष्पक्ष अगर पुलिस जांच कर रही होती तो मुझे आपके पास दोबारा सामने आने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि निष्पक्ष जांच होती तो ये मामला जी। अभी तक का क्लियर कर दिया गया होता कि ये फर्जी लिखाया गया है। बिल्कुल। और मैंने आपसे एक चीज आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा कि क्षेत्राधिकारी कोच के यहाँ जो एक दीवान जी तैनात है सुरेंद्र कुमार यादव जी, उनकी हम्म। और जितेंद्र कुमार गुप्ता की कॉल डिटेल निकाल दी जाए तो आपको ये भी मामला सिद्ध हो जाएगा कि इस मामले में कितने हद तक वो चल रही है। और मैंने एक आपको वीडियो भेजा हुआ है गाड़ी का, जी। वो गाड़ी का वीडियो जो उसमें गाड़ी दिख रही है उसका नंबर है यूपी 92 AC 4103, जो जितेंद्र कुमार गुप्ता की है। हम्म। और ये गाड़ी लगातार क्षेत्राधिकारी पहुंच के यहाँ जाती है पैरवी के लिए इसी मामले में। अब इतने जी। प्रमाणों के बाद भी पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भूमाफियाओं के सारे पर, क्योंकि पुलिस पूरा तरीके से भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है। हम्म। और ऐसा नहीं, मैं आपके सामने और भी प्रमाण लेके आऊंगा जहां मैं साबित कर दूंगा कि पुलिस मुझे संरक्षण दे रही है या भूमाफियाओं को। मैं आपके सामने, मैं जी। ओरली नहीं, मैं सारा सब कुछ लिखित में आपको प्रमाण दूंगा। एक मामला मैं आपके सामने ऐसा लेके आऊंगा कि जहां इंसान कहता है कि ऐसा हुआ और पुलिस उस मामले को संरक्षण देने के लिए नकार रही है, वो भी मैं आपको विद प्रमाण लेके आऊंगा। जी। लेकिन बिल्कुल हमारी पुलिस प्रशासन से भी यही अपील रहेगी चैनल के माध्यम से कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। एससी एसटी का मुकदमा जो है बहुत ही गंभीर है। कानून को मजाक मत बनाइए, ना समझिए। और उसकी रिपोर्ट इतने दिन क्यों बनाने में? उसकी तो आप 24 घंटे में भी विवेचना कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। इसमें आपके ऊपर तो कोई दबाव बना नहीं रहा है। खाकी के ऊपर तो दबाव बना सकता है। उत्तर प्रदेश में जहां सुशासन की बात होती है तो सुशासन की ही बात हो। कोई व्यक्ति ये न कह पाए कि कुशासन हुआ है उसके साथ में और ये कुशासन की सरकार चल रही है या फिर तो शासन की सरकार चल रही है। आने वाले समय में आरोप प्रत्यारोप तो पुलिस पर लगते ही रहते हैं। ये पुलिस को भी बताया कि वो कितने निष्पक्ष हैं, कितने अच्छे से जो है वो काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई पीड़ित सामने आकर के न्याय की गुहार लगाए तो ऐसे में सवाल बनता भी है। और कोई अपील या कोई बात आप कहना चाहेंगे विकास जी, मैं साहब? आपके चैनल के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा जो माफियाओं के खिलाफ जो अ, मुहिम चलाई जा रही है और जो आपने जनता को सुरक्षा वादा का एहसास दिलाया है, उसी सुरक्षा वादे को आधार पर मैंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कराई हुई थी। और मैं किसी प्रकार का कोई दबाव बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल निष्पक्ष जांच में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है उसको मांग रहा हूँ कि उसको आप सामने लाएंगे तो सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा और किसी के खिलाफ कोई फर्जी कार्रवाई ना हो, ताकि इससे दोनों प्रकार से कि जिसके खिलाफ फर्जी कार्रवाई होगी उसके जीवन पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज, आपकी सरकार की भी छवि खराब हो रही है। तो मेरी गुजारिश है कि मैं कोई नहीं, केवल इतनी सी मांग कर रहा हूं कि सीडीआर रिपोर्ट निकलवा के, टावर लोकेशन निकलवा के निष्पक्ष जांच करा दी जाए, ताकि मामला सारा सब कुछ स्पष्ट हो सके। और मैं एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि यदि निष्पक्ष जांच के बाद और सीडीआर और टावर लोकेशन निकलने के बाद अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं स्वयं आपको लिख के दूंगा कि आप मेरा एनकाउंटर करवाएं। क्या बात है! लेकिन कहीं न कहीं आपकी पीड़ा भी इस चीज़ से झलक रही है और ये अधिकारियों को चाहिए भी कि ऐसे में जो है और ज़्यादा दर्द देना और पीड़ा देना जो है वो योगी सरकार का काम नहीं है। क्योंकि जिसने भी वोट दिया है वो ये चुन करके और ये मान करके वोट दिया है
कि ये सरकार उनके साथ में न्याय करेगी और उनके शासन में रहने वाले हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कराएगी, जिसके लिए आप वचनबद्ध हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। और साथ ही मैं इतना कहूँगा कि अगर आप पीड़ित हैं, आपके साथ भी कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो आप नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम आपकी पीड़ा को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको पुलिस नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है, तो आपकी आवाज़, आपकी बात को हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे और आपको पूरा मंच, पूरी बात रखने के लिए हम अवसर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।